नमस्कार। गत वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा प्रश्न पत्र के अंतर्गत समस्यात्मक बालकों, जिन्हें प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कहा जाता है, के अर्थ, उसकी परिभाषा और वो कितने प्रकार के होते हैं का विशद अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए समस्यात्मक बालकों के समस्यात्मक होने के पीछे क्या कारण है, उनको कैसे पहचाना जा सकता है एवं उनके लिए कौन कौन से उपचार हो सकते हैं और शिक्षा किस प्रकार की हम उनके लिए आयोजित कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं समस्यात्मक बालक के समस्यात्मक होने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। इसको हम बिंदुवार देखेंगे। इसमें पहला हमने कारण लिया है आनुवांशिक विचार, हेरिडेटरी व्यूज। आनुवांशिक रूप से मनोवैज्ञानिक, जिनमें गाल्टन और मेंडल का नाम आता है, उनके अनुसार कुछ अनुवांशिक ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से बालक समस्यात्मक या समस्याग्रस्त हो जाता है, और ये कारण वातावरण से न होके उनके वंशानुक्रम में ही निहित होते हैं। यानी ये चीजें उन्हें अपने माता पिता या फोर फादर्स के द्वारा विरासत के रूप में मिलती है। इनके अनुसार बालकों की ज्यादातर समस्याएं उनकी अनुवांशिकता पर निर्भर होती है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण लिया है जिसमें गोडार्ड का कालिकाक बालकों का परिवार लिया है। यानी गोडार्ड नामक स्थान पे कालिकाक परिवार का जब इस पर शोध कार्य किया गया या अध्ययन किया गया, तो इन कालिकाक बालकों में यह देखा गया कि इनकी आगे की यानी पिछली कई पीढ़ियों में ऐसा देखा गया कि अपराधी प्रवृत्ति के बालक पैदा हुए थे। यानी इस परिवार के बालक या जो इनके पिछले वंशानुक्रम के जो बालक थे या परिवार के सदस्य थे, वो अधिकांशतः अपराधी कार्यों में लिप्त होने वाले थे। यानी वंशानुक्रम में अगर पहले से हमारे इस तरह की समस्याओं से ग्रसित परिवार में सदस्य रहे हैं, तो उनकी आने वाली संतति भी इनसे कुछ हद तक प्रभावित रहती है। तो इनका मानना था, गाल्टन एवं मेंडल जैसे मनोवैज्ञानिकों का, कि कुछ बालकों में आनुवांशिक रूप से ही इस तरह के गुण आते हैं जो उन्हें समस्यात्मक बना देते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी विचारधारा है वो व्यवहारवादियों के द्वारा दी गई है, और जो व्यवहारवादियों के अनुसार जो दी गई है विचारधारा, उसमें प्रमुख नाम वॉटसन का आता है। और हम जैसा जानते हैं कि वॉटसन स्वयं एक बहुत बड़े व्यवहारवादी विचारक थे। वॉटसन के अनुसार वातावरण के प्रभाव का असर बालक पर समस्या के रूप में भी परिलक्षित हो सकता है। जिस प्रकार वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे एक बालक दीजिए और उसे क्या बनाना है बताइए, मैं उस बालक को परिवेश उस प्रकार का देकर उसी तरह का बना दूंगा, या वातावरण उस तरह का देकर उसी प्रकार का बना दूंगा। तो यहाँ पर भी वो यही बात कहते हैं कि आपराधिक वातावरण देके या समस्यात्मक वातावरण देकर बालकों को समस्याग्रस्त बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनका ये मानना था कि समस्याग्रस्त बालक होने के पीछे कहीं न कहीं उस बालक के परिवेश का प्रभाव होता है या वो कारण के रूप में होता है। तीसरा जो विचार है वो एडलर के द्वारा दिया गया है। एडलर, जो कि फ्रायडवाद के समर्थक थे, उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान के रूप में जहां उनकी विचारधारा प्रसिद्ध है, उनके अनुसार समाज में अच्छा स्थान पाने की लालसा के कारण संभवतः किसी भी प्रकार की विकलांगता एवं अक्षमता से उत्पन्न क्रोध समस्या का कारण बनता है। यानी बालक या व्यक्ति का समाज में उसके अनुरूप अपने आप को स्थापित करने की जो इच्छा होती है, वो किस प्रकार की होती है, वो कितनी बलवती है, और जितनी वो स्ट्रोंग है या बलवती है, उस अनुसार अगर उसे कार्य करने, निष्पादन का अवसर मिल जाता है या उसकी क्षमताएं उस अनुसार हो जाती हैं, तो वो सक्षम होता है, वो सही होता है, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। किंतु अगर वो लालसाएं, वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं किसी भी कारणवश, तो एक क्रोध उत्पन्न उसके मन में होता है, एक द्वंद्व उसके मन में उत्पन्न होता है, और वही समस्या का कारण बन जाता है। स्पेशली ये चीज विकलांग बालकों के क्षेत्र में ज्यादा नजर आती है, या ऐसे बच्चों में नजर आती है जिनको भरपूर रूप में या उनके आवश्यकता अनुरूप सुविधाएं
नहीं मिल पाई है या वातावरण नहीं मिल पाया है, तो ऐसे बच्चों में एक खिन्नता उत्पन्न हो जाती है और ये खिन्नता या क्रोध ही समस्या का कारण बन जाती है और भिन्न भिन्न की तरह की समस्याएं उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होने लगती है। एडलर के साथ साथ जो फ्राइड थे, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या विचारधारा दी है, उन्होंने भी समस्यात्मक बालकों पर अपने विचार प्रकट किए हैं या इनके होने के पीछे अपने कारण रखे हैं और उन्होंने कहा है कि अवचेतन मन का जो व्यवहार होता है वो इसके लिए कारण बनता है। एडलर वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कि कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं जिनका पूरा न होने के कारण वो हमारे अवचेतन मन में दमित हो जाती हैं, दब जाती हैं और वो दमित जो हमारी इच्छाएं हैं वो ही हमारे व्यवहार में समस्या के रूप में परिलक्षित होती है। इन्होंने अपने जो विचार में, मनोविश्लेषणात्मक विचार में इदम अहम और परम अहम की बात कही थी, तो उस इदम अहम एवं परम अहम में जो द्वंद्व चलता है, यानी इदम कहता है कि हमें ये चीज करनी है, अहम उसको रोकने का प्रयास करता है, लेकिन परम अहम होता है वो इनको, अगर वो गलत है इच्छा है तो दबाने का प्रयास करता है। तो ये दबा पाने या नहीं दबा पाने के बीच में जो द्वंद्व चलता है और उस द्वंद्व में अगर समाधान नहीं हो पाता है समस्या का, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी हीन भावना से ग्रसित जो ग्रंथियां विकसित होती है बालक में और वो कहीं ना कहीं समस्या का रूप धारण कर लेती है और बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है और इसी प्रकार के बालक फिर समस्यात्मक बालकों के रूप में समाज में परिलक्षित हो जाते हैं। समस्यात्मक बालक होने के पीछे जो अगला कारण जिस विचारधारा के द्वारा दिया गया है वो है नव विश्लेषणवादियों द्वारा दिए गए विचार के रूप में। नव विश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक, जिसमें हार्नी और फ्रॉम आदि का नाम आता है, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के जीवन में अहम का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इस अहम की पूर्ति के लिए कुछ दोषपूर्ण आदतें व्यक्ति में पैदा हो जाती है परस्पर संबंधों का अभाव होने की वजह से। तो इन परस्पर संबंधों के अभाव की वजह से जो दोषपूर्ण आदतें पैदा होती हैं वो कहीं ना कहीं समस्याओं का कारण बनती है। परस्पर संबंधों का अभाव में हम कह सकते हैं कि पारिवारिक विघटन के कारण, समाज में जो हमारा आस पड़ोस है वहां उनके साथ हमारा जो रिलेशन है उनके कारण, परिवार के सदस्यों के बीच में जो द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके कारण से बालक का अहम चोटिल होता है या उसमें एक द्वंद्व उत्पन्न होता है, वो कहीं ना कहीं बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव डालता है और ये नकारात्मक प्रभाव ही कहीं ना कहीं उसमें समस्याओं को जन्म देता है और ये भी इसका कारण बनता है। तो इन 5 विचारधाराओं के माध्यम से हम समस्या के भिन्न भिन्न कारणों को जान सकते हैं कि किस कारण से ये हुई। अब कारणों के जानने के उपरांत हम जानेंगे कि हम इनकी पहचान, यानी इस प्रकार के बालकों की पहचान हम किस रूप में कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में अब हम पहचानने का प्रयास करेंगे कि इस समाज में या विद्यालय में इस प्रकार के बालकों को हम कैसे इनकी पहचान करें और फिर इनके लिए उपचार एवं शिक्षा का आयोजन करें। तो पहचान में सबसे पहले है अवलोकन या निरीक्षण विधि के द्वारा हम इस प्रकार के बालकों को पहचान सकते हैं। यानी अवलोकन या निरीक्षण के अंतर्गत जैसे सहभागी निरीक्षण, जिसमें बालक के साथ हम रहकर बालक के व्यवहार को समझें, उन समस्याओं के कारणों को समझें। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में कारण इसके पढ़े हैं अभी ऊपर, तो उन कारणों में से कौन सा कारण इस पे लागू हो रहा है, कौन सी विचारधारा के अनुसार जो कारण लागू हो रहा है, उस कारण को ध्यान में रखकर बालक के साथ रहकर हम इन कारणों का पता करें और पहचानने का प्रयास करें कि बालक में वास्तव में समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई है। दूसरा है इसी में असहभागी निरीक्षण, यानी दूर से ही बच्चे का ऑब्जर्वेशन के थ्रू या अवलोकन करके हम ये जांचने का प्रयास करें कि बालक वास्तव में क्या समस्याग्रस्त है और अगर समस्याग्रस्त है तो उसके पीछे क्या कारण है और उसी के अनुसार उसका निवारण करने का प्रयास करें। इसकी दूसरी जो विधि है पहचानने की वो है इतिहास विधि। इतिहास विधि को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली है एकल अध्ययन विधि, जिसे केस स्टडी मेथड कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम किसी एक बालक के
पूरी उसके जन्म से लेकर और उसकी आदतें, इच्छा, अनिच्छा, परिवार में उसका स्टेटस, परिवार में रहने वाले लोगों का बिहेवियर, इन सब को जांचकर हम एक बच्चे की केस स्टडी करें या एकल अध्ययन करें उसका पूरा, उसकी रुचियों, अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, विचारधाराओं आदि को जानकर, और उसके बाद में हम ये निष्कर्ष निकालें कि समस्या किस कारण से उस बालक में आई है। दूसरा है माता पिता, मित्र एवं अध्यापकों से विचार विमर्श के द्वारा। परिवार में बालक के माता पिता, उसके साथ उसके खेलने वाले पीयर ग्रुप या मित्र, एवं जिस विद्यालय में वो अध्ययन कर रहा है उस विद्यालय के अध्यापकों से उसके बिहेवियर पर विचार विमर्श करके भी हम जान सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि समस्याएं खाली आनुवंशिक कारणों से नहीं होती है या बच्चे में जन्मजात नहीं होती है, कई बार बाद में भी बालक समस्याग्रस्त हो सकता है। तो उनके पीछे क्या कारण रहे हैं, इनको जांचने के लिए बालक के इतिहास को पहले जानना जरूरी हो जाता है। इतिहास से यहाँ तात्पर्य बालक के पूरे जीवन को जानना, जन्म से लेके बाद तक को जानना जरूरी हो जाता है। तो वो हम इतिहास विधि से जानकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार प्रविधि यानी इंटरव्यू टेक्निक के द्वारा भी हम जांच सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इसको भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है गहन जांच, यानी अगर कोई बालक हीन भावना से ग्रसित है तो उस चीज को हम एक बार बच्चे से पूछकर या अभिभावकों से पूछकर जान नहीं सकते, क्योंकि हीन भावना, द्वंद्व, तनाव ये एक ऐसी मनोवृत्तियां या ग्रंथियां हैं जो शुरुआती समय में सामने परिलक्षित या प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित नहीं होती है। एक लंबे टाइम के बाद में इनके लक्षण नजर आने लगते हैं। तो इनको जांचने के लिए पहले हम किन कारणों से ये उत्पन्न हुई है उसके लिए हमें बालक की गहन जांच करनी पड़ती है। और गहन जांच करने के लिए हम साक्षात्कार विधि में इस तरह के प्रश्नों का निरूपण करते हैं जिससे बच्चे से पूछकर कि इनडायरेक्टली बच्चे को ये ना लगे कि हम उसकी इन मनोभावों को जानना चाह रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली प्रश्न बनाकर हम उसको जांचने का प्रयास करें। दूसरा है अध्यापक एवं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि परिवार के पश्चात अध्यापक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चों के संपर्क में ज्यादा आते हैं या उनकी मनोवृत्तियों को ज्यादा जान सकते हैं। इसलिए उनके द्वारा वह उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है या परीक्षण चल रहा है उनसे भी उनका साक्षात्कार लेकर भी हम बच्चे की समस्याओं को जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा भी हम बालकों की समस्याओं को जान सकते हैं। वर्तमान समय में कई ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण शोधों के द्वारा बनाए जा चुके हैं, ऐसे टेस्ट बनाए जा चुके हैं जिनको हम बच्चे पर डालकर, प्रश्नावली के रूप में डालकर या उनसे प्रैक्टिकली करवाकर भी हम बालक की समस्याओं की पहचान कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ यहाँ पे परीक्षण लिए हैं जो इस समस्या को जानने या पहचानने के लिए हम प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे मुनि का समस्या जांच सूची, भाग्या द्वारा बनाया गया समस्याएं जांच सूची, मित्तल का समायोजन सूची, सिन्हा एवं सिन्हा का विद्यालय विद्यार्थियों के लिए समायोजन सूची। तो ये जो समायोजन सूचियां या समस्या जांच सूची बनाई गई है समय समय पर, उनके माध्यम से हम बच्चों पर ये टेस्ट डालकर, इन्वेंटरीज डालकर हम बच्चों की समस्याओं को जानने का प्रयास कर सकते हैं। समस्यात्मक बालकों की पहचान करने के बाद में एक शिक्षक के रूप में हम उपचार स्वरूप क्या क्या कर सकते हैं उनको हम यहाँ बिंदुवार देखते हैं। पहला है प्रेम एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करके, आलोचना न करना। ऐसे बालकों की हमें उनके पीयर ग्रुप या व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं करनी चाहिए। दमित मूल प्रवृत्तियों का शोधन करके, यानी जो मूल प्रवृत्तियां उनकी दमित हो चुकी हैं, अवचेतन मन में दमित हो चुकी हैं, उन प्रवृत्तियों का परिष्करण या शोधन करके उनको बाहर निकालकर इनडायरेक्टली हम ये कार्य कर सकते हैं। आवश्यकता अनुरूप ही दंड एवं पुरस्कार का प्रयोग करके, स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता करा के, यानी ना केवल शिक्षण बल्कि शिक्षण के साथ साथ मनोरंजन के साधनों का, स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करके हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धर्म एवं नैतिकता की शिक्षा देकर, सही दर्शन करके, सामाजिक एवं रचनात्मक संलग्नता कार्यों में संलग्नता, यानी बच्चों की सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यों में संलग्नता को बढ़ाकर, जैसे समय समय पर विद्यालय में प्रदर्शनियों का आयोजन करके, विभिन्न मेलों का आयोजन करके भी हम बालकों में इन सब चीजों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। शारीरिक विकारों को कम करने के लिए सुविधा देकर हम ये कार्य कर सकते हैं। अनुकूल विद्यालय पाठ्यक्रम एवं वातावरण का नियोजन करके,
शिक्षक अभिभावकों से आपसी परामर्श, जो आज टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है विद्यालयों में, उसके द्वारा भी हम इस समस्या को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। और एवं जिज्ञासाओं की संतुष्टि करके, बालकों द्वारा समय समय पर रखी गई जिज्ञासाओं को दमित न करके बल्कि उनको संतुष्ट करके भी हम उनका उपचार कर सकते हैं। एवं इसके लिए अब हम शिक्षा का नियोजन किस प्रकार करें जिससे कि इन समस्याओं का समाधान हो जाए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बौद्धिक क्षमता के अनुरूप शिक्षा, बालकों की बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है उनको ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण का कार्य करवाएं। बालकों की रुचि के अनुकूल शिक्षण करवाएं। बालकों की समस्याओं के को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम ये कार्य कर सकते हैं। सहायक सामग्री का वहां प्रयोग करके कर सकते हैं। बालकों में अनुशासन, मनोरंजन स्थापित करके हम ये कार्य कर सकते हैं। हम शिक्षक अभिभावकों का सहयोग लेकर भी हम बालकों को शिक्षा देकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में हम शिक्षा के अंतर्गत अपनी शिक्षण विधियों, प्रविधियों या शिक्षण की प्रक्रिया में इन सब बिंदुओं का ध्यान रखते हुए शिक्षण को प्रभावशील बनाकर समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कभी कभी हम ये मान के चलते हैं कि समस्यात्मक बालक एवं बाल अपराधी बालक दोनों एक जैसे होते हैं, किंतु ये सही नहीं है। समस्यात्मक बालक एवं बाल अपराधी बालकों में अंतर होता है। उस अंतर को हम देखते हैं कि समस्याग्रस्त जो बालक होते हैं वो समाज द्वारा निर्धारित नियमों को अस्वीकार करने वाले होते हैं। यानी समाज ने या परिवार ने या विद्यालय ने जो नियम निर्धारित किए हैं उनसे अगेंस्ट चलना उनकी आदत में आ जाता है। जबकि जो बाल अपराधी होते हैं वो समाज विरोधी कार्य करने वाला होता है। दोनों में अंतर है। वो समाज विरोधी कार्य कर रहा है जबकि ये समाज के नियमों को अस्वीकार कर रहा है लेकिन उनको तोड़ नहीं रहा है। जबकि बाल अपराधी होते हैं वो उनको तोड़ देते हैं। तो इसलिए ये अंतर इनमें होता है। दूसरा अंतर है, बाल अपराधी नहीं होता है। जो बालक समस्याग्रस्त होता है उसमें वह अपराधी नहीं होता है, वो समस्याग्रस्त ही है। यानी उसके सामने समस्या है जो दूसरे से अलग उसको कर रही है, लेकिन वो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त नहीं होता है। जबकि जो बाल अपराधी होते हैं वो समस्याग्रस्त हो सकते हैं। मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगी कि जो समस्याग्रस्त बालक होते हैं वो अपराधी नहीं होते हैं, अपराधी वो नहीं होते हैं। जबकि जो बाल अपराधी होते हैं वो समस्याग्रस्त, समस्यात्मक हो सकते हैं। तीसरा इसका बिंदु है असामान्य व्यवहार एवं परिस्थितियों से संबंधित। जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनका व्यवहार असामान्य होता है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो असामान्य होता है, कहीं कहीं वो सामान्य भी हो जाता है। लेकिन जो बाल अपराधी होते हैं वो मुख्य रूप से मनोरोग से, किसी न किसी मनोरोग से ग्रसित होते हैं, इसलिए वो इस तरह के कार्य करते हैं। और जो इसका अंतिम जो वर्गीकरण है वो इस रूप में है कि जो समस्याग्रस्त बालक हैं उनमें सुधार के लिए हम घर, परिवार एवं समाज में रहकर उनको सुधार सकते हैं। किंतु जो बाल अपराधी होते हैं उनको विशेष सुधार गृहों में रख के ही सुधारा जा सकता है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज्यादा हार्मफुल होते हैं समाज एवं परिवार एवं विद्यालय के लिए। इसलिए इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और इनको ध्यान में रखते हुए हम समस्याग्रस्त बालकों के साथ उचित व्यवहार करके उनकी समस्याओं को दूर करके उनके व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।